राकेश पाठक से शुरू करती हूँ कि डॉक्टर पाठक, निशिकांत दुबे अब ये कह रहे हैं कि 2025 के अंत तक पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। इस तरीके की बातें उन्होंने एक सभा में कही। और क्या कहेंगे, एक राजनीतिक संदेश क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मोदी जी पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खत्म करने वाले हैं? देखिए, अब ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि देश की संसद में कैसे कैसे लोग चुनकर पहुंचे हुए। इतना बड़बोलापन भारत ने इससे पहले कभी नहीं देखा। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। किसी देश को नक्शे से मिटाने की कोशिश और इस तरह की घोषणा कि 2025 तक पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। ये तो व्लादिमीर पुतिन नहीं कह पा रहे हैं यूक्रेन जैसे छोटे से देश के लिए। ये तो इजराइल नहीं कह पा रहा है फिलिस्तीन को मिटाने की कोशिश में आधी सदी से ज्यादा लगा हुआ है। वो भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में दशकों से युद्ध चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 1500 साल से चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां हम जानते हैं, सीमा पर तनाव है, सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां लगातार हो रही और निश्चित तौर पर उसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या आज की तारीख में कोई देश दूसरे देश को नक्शे से मिटाने की जुर्रत कर सकता है? और उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? क्या कोई परमाणु युद्ध छिड़ना पड़ेगा? पाकिस्तान पर हमारे जो परमाणु हथियार हमने बना रखे हैं वो पटकने पड़ेंगे? क्या आज की तारीख में दुनिया में संभव है किसी तरह का परमाणु युद्ध? क्या पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं उनकी अनदेखी करके इस तरह के युद्ध की विभीषिका को देखने के लिए देश तैयार है? हम चाहते हैं, हर हिंदुस्तानी चाहता है पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाए, उसकी कमर तोड़ दी जाए। जो भी आतंक के आका सरहद के पार बैठे हो या सरहद के इस पार हमारे घर में बैठे हो, उन सबको मिट्टी में मिला दीजिए। लेकिन इस तरह के बयान देना ये युद्धोन्माद को बढ़ाने का काम है। जो दंगाई मीडिया है, जो सोशल मीडिया की उनकी अक्षोहिणी सेना है, वो ये काम लगातार कर रही है। लेकिन जिस पार्टी की देश में सरकार है वो ऐसे बयान दे तो ये बेहद आपत्तिजनक और चिंताजनक है। देश प्रधानमंत्री के श्रीमुख से सुनना चाहता है। वे लगातार कह रहे हैं, कल भी उन्होंने मन की बात में कहा है कि पूरा देश गुस्से में है, बहुत दुखी है। यकीनन, और पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है। वे कोई कार्रवाई तो करें। सिर्फ औपचारिक बयानबाजी या छोटी मोटी आतिशबाजी के बाद दंगाई मीडिया और सोशल मीडिया की उनकी ट्रोल आर्मी ये बता दे कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट गया है, इतने भर से काम नहीं चलेगा। नीलू जी, अभी इस चरण में इस बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़े नेताओं की क्या मनोदशा है। लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे उस दौरान योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 6 महीने के भीतर पीओके भारत में विलीन हो जाएगा। राजनाथ सिंह कह चुके हैं, वे बाकायदा ऐलान कर रहे थे कि पीओके के लोग चाहते हैं भारत में मिलना और वो दिन अब दूर नहीं है। हम में से कोई इनकार नहीं कर रहा, करिए तो कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ वाले 6 महीने से बीते हुए तो कई महीने हो गए, राजनाथ सिंह को कहे हुए कई महीने हो गए। वो शुभ मुहूर्त कब आएगा जब आप पीओके को भारत में मिला लेंगे। मत नक्शे से मिटाइए पाकिस्तान को, इतना ही भर कर दीजिए। इसमें किसने रोका है? किसके वजह से आप रुके हुए हैं? तो मैं समझता हूं कि अब निशिकांत दुबे के मानसिक परीक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनके परिवार के लोगों को भी चिंता करनी चाहिए, पार्टी को भी चिंता करनी चाहिए कि उनका जो रोग है वो लाइलाज हो, उससे पहले उनका ठीक से इलाज करना बहुत जरूरी है। जी नहीं, राकेश जी, मैं आपके पास आती हूँ कि इस विवाद को खड़ा करते करते क्या मोदी जी की भद नहीं पिटवाते चले जा रहे हैं निशिकांत दुबे? उनके लाडले तो हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होगा, लेकिन मोदी जी का इतना नुकसान करते चले जा रहे हैं। भले वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो कमेंट हो या फिर संसद जो उनकी जो शादी की क्लिप जो वायरल हुई एनिवर्सरी की, उस दिन तो हमने और आपने कार्यक्रम भी किया था, चाहे वो क्लिप हो, और अब इस तरीके का बयान कि पाकिस्तान को पृथ्वी से हम मिटा देंगे। मोदी जी के लिए क्या एक नई मुसीबत बनते जा रहे हैं निशिकांत दुबे, या आपको लगता है कि नहीं, उनको बहुत पोषित पलवित किया जाएगा और बहुत एक रणनीति के तहत उनको
को अब आगे उतारेंगे मोदी जी? नीलू जी, सिद्धार्थ जी ने बड़े विस्तार से बहुत ही तथ्यात्मक बातें कही हैं। उसमें एक दो बातें और जोड़ देते हैं कि भारत ने तो फिलिस्तीन को 1988 में मान्यता दे दी थी। यहाँ बलूचिस्तान को मान्यता देने में हम क्यों देर कर रहे हैं? बिल्कुल। अब आते हैं व्यावहारिक पहलुओं पर। प्रेम जी की एक बात में थोड़ा सा संशोधन कर दें एक तरह से। प्रेम जी, शाहिद आफरीदी और निशिकांत दुबे में एक फर्क है। शाहिद आफरीदी सांसद नहीं है। निशिकांत दुबे भारत की सरकार में, तीसरी बार बनी सरकार में बाकायदा चुना हुआ प्रतिनिधि है, सांसद है, प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल अगल बगल में बैठने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसके बयान को शाहिद आफरीदी से ज्यादा गंभीर मानना चाहिए। अब आते हैं मूल प्रश्न पर, जो आज हमारी चर्चा का विषय है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। मैं देख रहा हूं हमारे दर्शकों में से कुछ जिन्हें मंद भक्त कह रहे हैं सिद्धार्थ भाई, हम लोगों ने अंधभक्त भी कहते हैं, नमो रोगी, नमो विक्षिप्त भी अलग अलग नाम लोगों ने रख रखे हैं। उनको भी अपनी बात कहने का हक है। अगर वे ये लिख रहे हैं कि नीलू नीलू व्यास, सिद्धार्थ शर्मा, प्रेम कुमार, डॉक्टर राकेश पाठक और संजय कपूर, हम सब लोग पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं, तो हम निशिकांत दुबे के पक्ष में ही बोल रहे हैं। पाकिस्तान के पक्ष में जीवन में कभी नहीं बोल सकते। हम निशिकांत दुबे के सपने के साथ हैं। अब आइए उसको व्यावहारिक रूप से कैसे क्रियान्वित करेंगे। नंबर एक, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए वहां की पूरी आबादी को खत्म करना होगा। नंबर दो, आबादी वहां यथावत रहेगी, भारत सरकार का तिरंगा वहां फहराएगा, हमारा एक मिलिट्री हेडक्वार्टर वहां होगा इस्लामाबाद में, हम पूरे पाकिस्तान पर शासन करने वाले संप्रभु भारत गणराज्य के शासक, हमारा अखंड भारत का जो सपना है वो भी इस बहाने पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो नई चुनौतियां पैदा होंगी, उधर हमारी सीमा कहां जाकर जुड़ेगी? अफगानिस्तान, तालिबान से लोहा लेंगे। खैबर की बात कर रहे थे सर, खैबर नाम का जो रिजॉर्ट है, खैबर दर्रे तक पहुंच जाएंगे हम, जहां से सन 1000 सदी में मोहम्मद बिन कासिम आया था और बाकी सब इनके सब पुरखे आते रहे, जिनकी ये पूजा करते हैं, उनके बिना काम नहीं चलता। ये व्यावहारिक परेशानियां हैं। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दीजिए, बताइए कैसे मिटाएंगे। अब एक और व्यावहारिक पक्ष, अगर आपने पूरी आबादी को एटम बम गिराकर, परमाणु बम गिराकर नेस्त नाबूद नहीं किया और वे जीते जागते करोड़ों लोग भारत में मिल गए, भारत के नक्शे में शामिल हो गए, तो क्या होगा? अभी तो आप 25 करोड़ मुसलमानों के मारे खतरे में हैं। अभी तो आप एक मोहल्ले में मुसलमान होता है, उससे हिंदू खतरे में रहता है। फिर इतने सारे करोड़ों मुसलमान पाकिस्तान के और मिल जाएंगे भारत में, तो आप तो थर थर कांपते रहेंगे, रात भर नींद नहीं आएगी। परमाणु हथियारों की बात बार बार चल रही है। हम देख रहे थे गोदी मीडिया, दंगाई मीडिया उस पर चर्चा कर रहा है। सिद्धार्थ सर, बड़ी बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, मेरा डॉक्टरेट ही परमाणु हथियारों पर है। मैं मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट हूं। मेरी पीएचडी का टॉपिक ही है भारत परमाणु, भारत और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र और उसका हमारे पूरे इलाके में प्रभाव। अभी पाकिस्तान का एक मंत्री है कोई, हनीफ अब्बास, उसने 2-3 दिन पहले निशिकांत दुबे जैसा ही एक बयान दिया है। प्रेम जी, उसकी तुलना कर लेते हनीफ अब्बास और निशिकांत दुबे। उसने कहा कि हमारे पास गौरी, शाहीन और गजनी जैसी मिसाइलें हैं, हमारे पास 130 वॉरहेड हैं और ये भारत के लिए सुरक्षित। खैर, उस जाहिल को ये नहीं मालूम हमारे पास 170-180 वॉरहेड, हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी मिसाइलों से ज्यादा उन्नत है। लेकिन क्या, जो मैंने शुरू में कहा था पहले चरण में, क्या ऐसा कोई परमाणु युद्ध अब हो सकता है इस दुनिया में? हमने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए थे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए थे, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद, धमकियों के बावजूद। हम वो सर्वसत्ता संप्रभु राष्ट्र हैं भारत। हमें किसी निशिकांत दुबे के प्रमाण पत्र की या मंद भक्तों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या दुनिया आज इस मुहाने पर खड़ी है जहां कोई दो पड़ोसी देश एक दूसरे पर परमाणु हमला कर दें? जैसा मैंने कहा कि मैं मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट हूं। परमाणु हथियार आप सब जानते हैं, सामान्य लोग जानते हैं, निशिकांत दुबे न जानते होंगे कि आज की तारीख में दुनिया में जिन देशों के पास भी परमाणु हथियार हैं, वो सारे हथियार प्रतिरोध का शस्त्र हैं, वेपन ऑफ डिटरेंट है।
सिर्फ एक दूसरे को रोकने के लिए कि तुम्हारे हाथ में ईंट है तो हमारे हाथ में भी एक पत्थर है, बस इसके लिए है। कोई एक दूसरे पर परमाणु हथियार चलाने वाला नहीं। एक और बात, दुनिया तब से बहुत बदल चुकी है। ये कोई द्वितीय विश्व युद्ध का समय नहीं है कि अमेरिका ने जाकर जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर मित्र राष्ट्रों ने बम पटक दिया। आज शीत युद्ध खत्म हो चुका है दुनिया से, कोई कोल्ड वॉर नहीं है। दुनिया उस तरह की दो ध्रुवों में बटी हुई अब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन कब एक साथ बैठ जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं। तीसरा पक्ष एक चीन भी है हमारे पड़ोस में। चीन ने तो पाकिस्तान को समर्थन दे दिया है। तो अगर आप भारत के साथ पाकिस्तान, अगर अब इन परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ कोई फुल स्केल वॉर हुआ, कोई पूर्ण युद्ध हुआ, तो क्या चीन से भी हमें नहीं निपटना पड़ेगा? क्या अमेरिका हमारे साथ उस तरह साथ रहेगा जैसे बांग्लादेश को बनाते समय रूस हमारे साथ था? क्या हम आज की तारीख में, इस वक्त जो दुनिया की दशा और दिशा है, क्या हम उस स्थिति में हैं कि सातवां जहाजी बेड़ा लौट जाए? क्या इंदिरा गांधी जैसा साहस हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश में हम चाहते हैं हो? हम तो कह रहे हैं हम नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु मानने को तैयार हैं, हम मानने को तैयार हैं। उनकी मर्जी के बिना दुनिया में एक पत्ता भी नहीं खड़कता। दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुखिया है नरेंद्र मोदी, सबसे लोकप्रिय मुखिया है। लेकिन क्या सचमुच में दुनिया वैसी बची है? नरेंद्र मोदी चीन का नाम उच्चारित नहीं कर सके। नीलू व्यास जी, गलवान घाटी की घटना के बाद आज तक चीन शब्द का उच्चारण नहीं किया है, न कोई घुसाया न घुसाया है। तो ऐसी दशा में जो लोग भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, वे दरअसल में युद्धोन्माद भड़का रहे हैं, देश को भ्रम में डाल रहे हैं, देश को बेवजह गुस्से के उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहां सचमुच में देश युद्ध में कूद जाए। अभी भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, कई मोर्चे हैं जिनसे उसको सबक सिखाया जा सकता है। कोई अल्पकालीन सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, हमें उसमें बिल्कुल ऐतराज नहीं, लेकिन वो उस तरह की नहीं हो जिस पर दुनिया भर को संदेह रहे। तो हम आज भी अपने देश की सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, हर हिंदुस्तानी सरकार के साथ है। लेकिन ऐसी किसी मुहिम में हम साथ देने को तैयार नहीं हैं जो एक तरफा नफरत बढ़ाने वाली हो या युद्ध को भड़काने वाली हो। इन सब परिस्थितियों में सरकार जो उचित समझे वो करे। बिल्कुल। अभी शायद सिद्धार्थ जी ने कहा कि ऐसा कम होता है कि विपक्ष सर्वदलीय बैठक में आपने कहा कि पूरी तरह से साथ दे। जब चीन ने नेहरू के समय आक्रमण किया था तब विपक्ष ने क्या किया था, इन्हें याद दिलाना जरूरी है। उस वक्त का जनसंघ दिल्ली की सड़कों पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्षमा कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। सदन में खड़े होकर पंडित नेहरू की पार्टी के महावीर त्यागी नेहरू की आलोचना कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। आज तो कितना राजा बेटा विपक्ष है, कितना क्यूट सा विपक्ष है कि कोई राहुल गांधी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा सरकार की नाकामियों को लेकर, कोई सर्वदलीय बैठक में सरकार की खिंचाई नहीं कर रहा, उल्टा बाहर आकर कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं। रहना चाहिए, लेकिन ये जो डर बैठा दिया गया कि अगर सवाल पूछेंगे तो राहुल गांधी देशद्रोही होंगे, तो इन सबको याद दिला दीजिए कि चीन के हमले के समय, पंडित नेहरू की सरकार के समय पूरा जनसंघ सड़कों पर उतरा हुआ था सरकार के खिलाफ, और बाकायदा सदन में चर्चा हुई थी। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, गलवान के बाद कितनी चर्चा हुई सदन में, पुलवामा के बाद कितनी चर्चा हुई सदन में, कितने लोगों ने आज तक इस बारे में सवाल पूछा कि पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई, आरडीएक्स कहां से आया। न कोई घुसाया न घुसाया है बयान कैसे कोई प्रधानमंत्री दे सकता है, जबकि उसी की सरकार की सेना, हमारी सेना स्वीकार कर रही है कि चीन ने इन पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इतने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है। अरुणाचल प्रदेश में बस्तियां बसा ली हैं, गांवों के नाम बदल दिए हैं चीन ने। कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। आज भी कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा विपक्ष से कि 2000 लोग इकट्ठे हो गए, एक पुलिस का जवान वहां क्यों नहीं था, किसके आदेश पर वहां से सीआरपीएफ हटाई गई थी, कौन है इस नाकामी का जिम्मेदार।
इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, निशिकांत दुबे जैसे लोगों के बयान देश को मुख्य मुद्दों से हटाने की कोशिश है ताकि असल सवाल लोग न पूछें। जी नहीं।